सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। मैं आपका टीचर राजन अरोड़ा। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, एक नया चैप्टर, नई यूनिट के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे। आज की वीडियो में बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। यह आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 7, चैप्टर 7, 8, 9 ये एक पूरा यूनिट है। आपके एग्जाम्स में काफी हाई वेटेज कैरी करता है ये, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। अगर ये चैप्टर नहीं समझ आएगा तो चैप्टर 8 समझ नहीं आएगा, चैप्टर 8 समझ नहीं आएगा तो 9 नहीं आएगा, और तीनों ही नहीं समझ आएंगे तो पूरा यूनिट ही गोल हो गया जी। तो आज हम शुरू करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो कोशिश मैं ये करूंगा कि इस चैप्टर की वीडियो 2 पार्ट में बना दूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे और थोड़ा टाइम मिल सके दोनों वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहला जो आता है वो है मीनिंग। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड हम सबको पता है क्या है, 11th में भी हमने बहुत पढ़ा है डिमांड के बारे में। किसी भी चीज की आस्क करना उसे बोलते हैं डिमांड। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, क्लास में सुना होगा एग्रीगेट परसेंटेज मतलब टोटल। एग्रीगेट बोलते हैं सम को, मतलब समूह, गैदरिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी दैट ऑल द बायर्स आर विलिंग टू परचेज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। मतलब एग्रीगेट डिमांड पूरे टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी बायर हैं एक साथ खरीदने को तैयार हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पे, एक स्पेसिफिक समय पे, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब जब सब इकोनॉमी में जितने भी बायर हैं सब एक साथ पैसा खर्चने के लिए तैयार है, विलिंग है, तो अब पैसा खर्च रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों एक ही चीज होती है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। कभी कभार एग्जामिनर एडी की जगह एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल देता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड दोनों सेम चीज है। ये यहां पे लिख लो, एडी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और ये जो एडी होता है ये हमेशा प्लान्ड होता है। हम अपनी इकोनॉमी में इसे प्लान्ड मान के चलते हैं, ना कि एक्चुअल। जितना भी हम अपने कोर्स में हर जगह पढ़ेंगे वहां पे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर प्लान्ड होगा, क्योंकि वो कमिंग ईयर में, मतलब हमारे ड्यूरिंग द ईयर है। तो ड्यूरिंग द ईयर से एक और कॉन्सेप्ट समझ आता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर गिना जाता है, काउंटिंग ईयर में। क्योंकि आप एग्रीगेट डिमांड अभी की नहीं मानोगे, पूरे ईयर में डिमांड बदलती रहती है। तो एडी हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, एडी फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड से यह पता लगता है कि इकोनॉमी में कितने बायर्स विलिंग है एक प्राइस पे, एक समय पे किसी चीज को खरीदने में। ये हो गया सिंपल भाषा में एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड और एक टर्म होता है मार्केट डिमांड। दोनों डिमांड है लेकिन दोनों अलग टाइप की हैं, इसे समझना अच्छे से कंफ्यूजिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए। एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में एक छोटा सा अंतर होता है। जो मार्केट डिमांड होती है वो होती है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जिसके लिए सारे बायर्स रेडी हैं खरीदने के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस और टाइम पे, सिर्फ एक कमोडिटी के लिए पूरी मार्केट में, उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड मतलब जितने भी टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस है उन सबको खरीदने के लिए जितने बायर्स विलिंग है वो काउंट किए जाते हैं एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड इसमें यही फर्क है, मार्केट में सिर्फ एक कमोडिटी होती है, एग्रीगेट में हम ओवरऑल इकोनॉमी में जितनी भी आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उन सबको काउंट करते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस था एग्रीगेट डिमांड एंड मार्केट डिमांड में। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है और ये आने वाली लाइफ में हर जगह यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये पढ़ते हैं कि एग्रीगेट डिमांड्स के कंपोनेंट क्या हैं।
यहां इसका ऊपर लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, एडी के कंपोनेंट लिख रहा हूं ये, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसकी कोई भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, बताऊंगा ये क्या चीज है, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, लेकिन उसका की लिख देना कि हमने एक्स को किससे रिप्रेजेंट किया है, एम को किससे किया, पर इकोनॉमिक सेंस में जनरली ये यूज करते हैं। कंपोनेंट में सबसे पहला आता है सी, सी यानी कि प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है या वो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, पूरी एग्रीगेट में बात कर रहे हैं, बार बार इस बात को याद रखना, जो कि प्राइवेट हाउस होल्ड रेडी होता है खरीदने के लिए। इसमें ज्यादातर चीजें वो होती हैं जो हाउस होल्ड कंजम्पशन में हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इंडिविजुअल आर रेडी या आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। अब एडी में जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं, आप, मैं और सब, ये किस पे डिपेंड करते हैं? सिंपल सी बात है, हमारा खर्चा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो हाउस होल्ड वाला है, ये डिपेंड करता है एक कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल की डिस्पोजेबल इनकम पे। करेक्ट, डिस्पोजेबल इनकम, जो इसमें की फैक्टर है मैं वही बता रहा हूं आपको, डिस्पोजेबल इनकम। ये एक इकोनॉमिक्स के बच्चे को पता होना चाहिए कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो एक इंडिविजुअल के पास रह जाती है, मतलब वो इनकम जो आप हर सोर्सेज से कमा रहे हो और एट द एंड वो आपके पास बची है सिर्फ खर्चने के लिए या सेविंग्स के लिए। उस इनकम को इसमें से आपने सब हटा दिया, अपने टैक्स हटा के जो इनकम आपके पास खर्चने के लिए बची, मतलब डिस्पोज ऑफ, उसे निकालने के लिए बची, जो इनकम एक्सपेंडिचर करने या सेविंग्स करने के लिए बची, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। हायर द डिस्पोजेबल इनकम, हायर द household consumption expenditure. Lower the disposable income, lower the household consumption expenditure. जितना ज्यादा पैसा एक इंडिविजुअल के पास होगा, ऑब्वियसली बात है उतना ही ज्यादा खर्चेगा भाई, जितना कम होगा उतना कम खर्चेगा। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। इसके अगर आप एग्जांपल गिनोगे तो इसमें आप मतलब सिंपल कहने के लिए इसमें आप वो एग्जांपल गिन सकते हो जैसे कि डेली गुड्स, जो भी आप घर का सामान लेते हो, सब कुछ एग्रीगेट डिमांड हो रही है। मिल्क पूरे देश में इंडिविजुअल ले रहे हैं, तो वो आप मिल्क मान लो इसका एग्जांपल। ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो है प्राइवेट फर्म का एक्सपेंडिचर जो होता है। या फिर इसे प्राइवेट फर्म तो नहीं कहेंगे, करती प्राइवेट फर्म है, पर इसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई है ना, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाम से समझ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में करा हुआ खर्चा। हमारी इकोनॉमी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्राइवेट फर्म करती है। प्राइवेट फर्म मतलब जो भी इकोनॉमी में आगे प्रोडक्टिव काम कर रही है, प्राइवेट फर्म करती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस लिए करती है? इन्वेस्टमेंट करती है वो अपने कैपिटल गुड पे। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग लेना, जिनसे कि उनकी कैपिटल बढ़े। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करने से प्राइवेट फर्म के थ्रू उससे इंक्रीज होता है उनके फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल में। तो इसलिए हर इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स होती हैं वो इसे इनकर करती हैं ताकि अपने कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी में, मतलब कैपिटल स्टॉक में वो एडिशन कर सके। इसके अंदर आगे आपका इक्विपमेंट आ गए, बिल्डिंग आ गए, मशीनरी, ये तीन टाइप आते हैं। ये आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है यानी कि जी से, ये आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
गवर्नमेंट का बहुत मेन रोल है। अब गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट को इन दोनों को खुश रखना है। जो लोग देश में काम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए जरूरी है, और हम प्राइवेट लोग भी, मतलब हाउस होल्ड भी, हम भी जरूरी है। तो गवर्नमेंट दोनों की भलाई के लिए एक्सपेंडिचर करती है, कंजम्पशन गुड्स पे भी, और इन्वेस्टमेंट भी करती है प्राइवेट्स, मतलब कि कैपिटल गुड पे भी। कंजम्पशन गुड पे खर्चा करने के लिए जैसे कि डिफेंस हो गया, लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सब पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। किस लिए? हाउस होल्ड के लिए। कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट कैसे करती है? मतलब कि जिससे कि इनको फायदा हो। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर फर्म, प्राइवेट के लिए कैसे करती है? फ्लाईओवर बनवा दिए, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे कर दी, कोई भी कर दी, जिससे कि प्राइवेट फर्म को हेल्प हो, जिससे कि दोनों का ध्यान रखा जाए। उन सब खर्चों को हम गिनते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। बार बार कह रहा हूं, ये सब एग्रीगेट में मान रहे हैं हम। एग्रीगेट मतलब टोटल में। अब गवर्नमेंट किस पे कितना खर्चा करे, ये कैसे डिसाइड होगा कि मतलब किस सेक्टर में कितना ज्यादा पैसा दे? ये डिसाइड होता है गवर्नमेंट की आने वाले ऑब्जेक्टिव या पॉलिसी पे, जो कि रखे जाते हैं, जिनकी नींव, फाउंडेशन ले डाउन होती है ऑन द बेसिस या प्रिंसिपल ऑफ सोशल वेलफेयर। पिछले चैप्टर में भी, बजट में भी हमने पढ़ा था कि सोशल वेलफेयर को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट सेट करती है। तो इसमें भी वही चीज है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो डिसाइड होगा इसकी पॉलिसीज पे, ऑब्जेक्टिव पे, जो कि सोशल वेलफेयर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये थे हमारे 3 पॉइंट जो मेन थे। चौथा भी बहुत मेन है, वो आता है नेट एक्सपोर्ट। एक्स माइनस एम मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट मतलब क्या लिखा है कि नेट एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से कितना सामान एक्सपोर्ट हुआ, मतलब एग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ आर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो हमारे देश में बने हैं, देयर डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज या आउटसाइड आर नेशन, वो होता है एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट क्या होता है? टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन आर डोमेस्टिक बाउंड्री, मतलब हमारे देश के अंदर बाय पीपल ऑफ आर कंट्री फॉर दी फॉरेन गुड्स, वो होता है इंपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, उसे बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट। तो हमारे देश से कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, इसका जो नेट डिफरेंस आता है, उससे हमें पता लगता है कि हमारे देश में डिमांड ज्यादा थी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए, या कम थी। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर आते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन हो रहा हाउस होल्ड का, इन्वेस्टमेंट जो होती है फर्म करती है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के हित में काम करती है, और नेट एक्सपोर्ट, आपको जैसे कि बताया, नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रिजल्टेंट आता है उसे बोलते हैं। एक बात याद रखना, हमने पढ़ा है एडी के ये चारों कंपोनेंट हैं, लेकिन हमारे कोर्स में हम ये मानेंगे कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो हम सिर्फ इन 2 कंपोनेंट को लेके आगे फर्दर स्टडी करेंगे अपने पूरे कोर्स में। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जो एडी है, मतलब यहां लिख लो, अब आने वाले जितने भी टॉपिक है उसमें एडी है C+I ओनली। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो ये चारों लिखने हैं, ये आपको चारों लर्न करने हैं, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। लेकिन अब इसके बाद जितने टॉपिक है, इन चारों का काम यहीं तक था, अब जितने टॉपिक है उनमें हम सिर्फ C+I को मान के चलेंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है। क्लोज मतलब आप समझ ही सकते हो, ओपन इकोनॉमी मतलब जब हम फॉरेन नेशन से ट्रेड करते हैं, क्लोज मतलब जब अपने देश में ट्रेड करते हैं। तो ये सिंपल भाषा में था एग्रीगेट डिमांड और इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ना एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बना के दिखाता हूं। हमने पढ़ लिया एडी है हमारा C+I। अब ग्राफ इसका कैसे बनेगा और टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे होगी समझना बहुत जरूरी है, पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले आएगा इनकम, जो हर जगह जरूरी है, ठीक है जी। इसके बाद आएगा कंजम्पशन, आपको ये बता रहा हूं कि एडी ग्राफ बनता कैसे है। इसके बाद आएगा इन्वेस्टमेंट, INV लिख रहा हूं, मतलब इन्वेस्टमेंट। फिर आएगा एडी यानी कि C+I। अब हर जगह यही तो लेंगे बस। इनकम
पहले लेवल पे हमारी जीरो है, शुरुआत में जी हम कुछ नहीं कमाते, सबको पता है, हम स्टार्टिंग से मानेंगे इनकम जीरो है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। कंजम्पशन, कंजम्पशन होगी यहां पे 40। समझने वाली बात है, बहुत ट्रिकी पॉइंट है, अगर नहीं समझा तो बताऊंगा क्या। इन्वेस्टमेंट 20, एडी हो गया जी 60, 40 प्लस 20 सी प्लस आई एडी। अब आप सोचोगे इन्वेस्टमेंट 20 कैसे मान ली? सिंपल सी बात, हमारे पूरे कोर्स में हम ये मान के चलेंगे जो हमने प्राइवेट फर्म का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना है उसे हम ऑटोनॉमस मानेंगे। ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है? कांस्टेंट थ्रू आउट द सिलेबस, थ्रू आउट द चैप्टर, जब तक कहा नहीं जाए इन्वेस्टमेंट आप कोई भी एक कांस्टेंट फिगर मान सकते हो, 20 30, ये करोड़ में है, मिलियन में है, लाख में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर जगह हर यूनिट में 20 ही रहेगी, ताकि हमारे कोर्स में सिंपलिसिटी बनी रहे, फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट, आप लोगों के लिए कोर्स थोड़ा आसान रहे, इसलिए हमने ये माना है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को जो स्टार्टिंग में लेना है एंड तक वही लेना है, फ्रॉम जीरो लेवल। कहीं ऐसा नहीं कि जीरो पे नील डाल दो और 1 से 20 लो, जीरो से ही 20 मांगने। अब इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या है? ट्रिकी पॉइंट ये है भाई, जब इनकम हमारी जीरो है तो कंजम्पशन 40 की कैसे हो सकती है? जब कमा जीरो रहे हैं 40 कैसे खर्च रहे हैं? तो जो ये कंजम्पशन है ना, ये वाली कंजम्पशन, इसको हम सी बार से भी डिनोट करते हैं। इसी को सी बार का मतलब क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सिंपल सी बात है, हर इंसान की एक बेसिक जरूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, फूड हेल्थ शेल्टर एजुकेशन, ये बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जो हर एक इंसान को चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं भी कमाता ना, तो भी उसे अपनी ये डेली नेसेसिटीज कैसे ना कैसे पूरी करनी है, चाहे वो अपनी पास्ट सेविंग से करे, चाहे बोरोइंग से करे, चाहे सेल ऑफ एसेट यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से करे, कैसे भी करे, किसी से उधारी ले, लेकिन वो अपनी बेसिक चीज, रोटी कपड़ा तो हर बंदे को चाहिए ना, खाना भी हर बंदे को खाना है, जरूरी है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। तो जो चीजें सर्वाइवल फॉर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, बेसिक चीजें हैं, चाहे हमारे पास पैसा हो ना हो, और हम इन्हें पूरा करते हैं कहीं से भी। इसलिए चाहे हमारी इनकम जीरो है पर हमारा कंजम्पशन 40 इसलिए ही है क्योंकि हम यहाँ पे अपनी वो बेसिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अब मान लेते हैं हमारी इनकम हो जाती है 100, हमारी जो कंजम्पशन है प्लस 80 हो जाती है, वो हो जाएगी 120। ये आपको मैंने बताया कांस्टेंट रहेगा 20, तो कितना हो गया? 100 140। ठीक है जी। अगले लेवल पे ये हो जाती है 200, ये 200, ये 20, ये हो जाएगा 220। ये ऐसे कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा। 300 यहां पे, फिर 280 लिख लेते हैं, 300 280, बताऊंगा क्यों ये वाला पॉइंट लिखा है। 20 एडी हो जाएगा 300, हमेशा याद रखना एडी इन दोनों का सम होता है। अब इस टेबल में आपको एक चीज नोटिस करने वाली है, वो चीज क्या है? जीरो पे 40 था, आपको बताया ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, मतलब डिस सेविंग से या बोरिंग से कैसे भी हम इसे पूरा कर रहे हैं। एडी हो गया 60, 80 से, ये सब में आप देख रहे हो गैप इंक्रीमेंट जो है कांस्टेंट हो रहा है, सब पे मैंने 80 प्लस किया है, आप इसको 60 भी प्लस कर सकते हो, पर मैंने इसी एग्जांपल को क्यों लिया क्योंकि आपकी बुक में संदीप गुरु में इसी एग्जांपल से समझाया, तो बच्चों को समझने में मुश्किल ना है, इसलिए मैं सेम वही फिगर्स ले रहा हूं। 80 प्लस कर दिया सब में। 100 पे हमारी कंजम्पशन हो गई 20, मतलब अब भी हम माइनस में चल रहे हैं, हमारी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, हम -20 की सेविंग में चल रहे हैं। फिर होती है 200, हम खर्च भी 200 रहे हैं, 20 इन्वेस्टमेंट 220, ये होता है मतलब जिसे आप कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में, जब आप कमा भी उतना रहे हैं खर्च भी उतना रहे हैं, ये फिर भी एक अच्छी कंडीशन है। और यहाँ 300 कमा रहे हैं, खर्च 280 रहे हैं। अब आप सोचोगे ये जो इसमें प्रोपोर्शनेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले इनकम थी कंजम्पशन ज्यादा थी, फिर इनकम बढ़ी कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ी, हम तब भी इनकम कम थी, फिर हमारी दोनों इक्वल हो गई, फिर इनकम बढ़ी रह गई कंजम्पशन कम रह गई। ये क्यों? ये एक नेचुरल बिहेवियर है, इसे हम कह सकते हैं। जब हमारी इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन होता है इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम, वो धीरे धीरे कम होता जाता है ग्रेजुअली। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल
आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम अपनी सेविंग स्टार्ट कर देता है। हर कोई ये सोचता है ना कि इनकम आ रही है, थोड़ा खर्चा कम करें और सेविंग भी बढ़ाएं। तो वही फैक्टर है, हर इंडिविजुअल इकोनॉमी में सेविंग्स भी करता है। तो जितनी इनकम बढ़ती है उसी रेशियो से कंजम्पशन नहीं बढ़ती, थोड़ी कम रेशियो से बढ़ती है, इसलिए ये डिफरेंस आया। अब हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ। इसका ग्राफ यहां मिटाना पड़ेगा, या फिर मैं काम करता हूं यहीं पे बना देता हूं। ये मान लेते हैं हमारा है, यहां पे क्लियरली दिखेगा नहीं आप लोगों को, यहां लिख देता हूं एडी छोटा छोटा। ये था 60, ये था 140, ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 280 और 300। ग्राफ यहां बना रहा हूं, ये हो गया हमारा ग्राफ। छोटा ग्राफ है पर समझ आ जाएगा इजीली आप लोगों को। ये वाई एक्सिस, ये एक्स, यहाँ आएगा इनकम इन रुपीज। आर लिखना बहुत जरूरी है, 100 वाले बच्चे जिन्हें 100 लाने हैं, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज का। यहाँ पे आएगा आपका एडी, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा, पर यहाँ आएगा एग्रीगेट डिमांड, ऐसे आप इसे लिखोगे। अब हमने क्या देखा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये जीरो मान लो, मैं ब्लू मार्कर को यूज कर लेता हूँ, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट हमने 20 मानी है, जो हमने कांस्टेंट मानी है। इन्वेस्टमेंट हमारी उतनी है चाहे इनकम कितनी भी बढ़े, तो इसको हम यूं लिखते हैं, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब उतनी लेवल से हमारी आगे चलती जा रही है इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है। इसके बाद कंजम्पशन का ग्राफ। कंजम्पशन ग्राफ क्या है, पहले था 40, ये 20 था, मान लेते हैं 40 यहां था। अब आप देखो इसमें सब में, इसमें पूरे में +80 है, फिर इसमें +80 है, इनमें भी सेम गैप है, हर जगह 80 का प्लस हो रहा है। तो मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा और कांस्टेंट बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मान लेते हैं यहां से हमारा कंजम्पशन का ग्राफ है, ये सीधा गया, इसे मान लेते हैं हमारा कंजम्पशन का ग्राफ है इस वाली लाइन का। इसको मैं डिनोट कर देता हूं सी से, सी। अब इन्वेस्टमेंट हमने बना दी, सी हमने बना दी, हमें बनाना था एडी का ग्राफ। ये याद रखना एडी का ग्राफ है, एडी का ग्राफ बनाने, एडी है 60, मतलब ये जो 20 है ना इन्वेस्टमेंट, ये पूरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 20 प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो, ध्यान से समझना। हमारा जो एडी का ग्राफ होगा ना, हर केस में इस वाली लाइन से, मतलब सी वाले ग्राफ, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ऊपर होगा, कारण क्योंकि इसमें अब ये 20 इन्वेस्टमेंट प्लस होगी, बनेगा एडी का ग्राफ भी कांस्टेंट, मतलब अपवर्ड स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि इस पूरे में एक सेम प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हुआ है, 20-20 सब में प्लस हुआ है, तो जो आपका सम है उसमें अभी डिफरेंस 80 का ही है। तो जो एडी का ग्राफ होगा हम मान लेते हैं ये यहां से होगा, बस। तो अब इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है, ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 20 करोड़ का, या जो भी आपने 20 की फिगर ली है उतने का है। ये हमारा जो ग्राफ है ये एडी को डिनोट करता है, इसे मान लेते हैं हम जेड। अब सिंपल सी बात है, z मतलब एडी, एडी मतलब c प्लस आई। ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको बताया कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस है, इसलिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट लाइन है। c का जो ग्राफ होता है, बार बार याद रखना, जो ये डिफरेंस है ना, ये 40 का, ये 40 क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो मैंने बताया था c बार। इस डिफरेंस में हम c बार से डोनेट करते हैं, ये वाला जो इतना हिस्सा है ना, ये c से लेके 0 तक का, मतलब ये हमने जीरो इनकम पे कमाया है, लेकिन ये हमारा जो डिफरेंस है 40 का, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इसे आपको ब्रीफ में लिखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि ये जो इतना मार्जिन है फ्रॉम जीरो ओरिजिन टू सी, जो ऐसे है वो जीरो इनकम पे है और एक्सपेंडिचर 40 है, तो इसे बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब हमारा जो एडी का ग्राफ है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पहला तो यही हो गया, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। जो जेड वाला ग्राफ है ये अपवर्ड स्लोपिंग है और स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि आपको पता है सी प्लस आई है, कांस्टेंट रेशियो से बढ़ रहा है, इसलिए वो सीधी लाइन जा रही है। इनके बीच का डिफरेंस, ये दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि 20 है। ये मेन 2-4 पॉइंट लिखे आपकी बुक में, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, ये जरूरी है। उसमें लिखा है कि ये वाला ग्राफ इस लाइन के ऊपर से शुरू हो रहा है, जो आपको बार बार बता चुका हूं, कारण है उसका सिर्फ इन्वेस्टमेंट। सी वाला ग्राफ कंजम्पशन वाला यहां से है, एडी वाला यहां से है। एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट से बात बनेगी नहीं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, वीडियो पॉज कर लो और इसको पूरे को नोट डाउन कर लो।
अब तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हमारा एडी का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है ए एस। सारे इंटरलिंक्ड है। एडी समझ आया तो एस भी अच्छे से समझ आएगा। एस मतलब एग्रीगेट सप्लाई। ब्लू तो आपके ग्राफ के लिए। एस मतलब एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब याद रखना टोटल होता है जो। एग्रीगेट सप्लाई, it is the money value of all final goods and services that all the producers are willing to give or supply in an economy during a particular period of time। इसका क्या मतलब है? एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू उन सभी गुड्स और सर्विसेज की, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो प्रोड्यूसर्स रेडी है इकोनॉमी में सप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, सारे प्रोड्यूसर, तभी वो एग्रीगेट है। ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, ये होता है एग्रीगेट सप्लाई। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम एक ही बात होती है। आप पूछोगे जी सर कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। नेशनल इनकम हमने पढ़ा, इसे लिख लो यहाँ, नेशनल इनकम की इक्वल होता है, कैसे बता रहा हूं। नेशनल इनकम मतलब कि जो वाई, नेशनल इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। एएस कैसे इक्वल होता है नेशनल इनकम के, हमने पढ़ा एएस है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो टोटल आउटपुट होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे चार कंपोनेंट में। जैसे ही मतलब आपको बता रहा हूं किस फॉर्म में दिया जाता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, ये चार। ये हमारे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को काउंट करने में वो चारों आउटपुट है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिए जाते हैं, और यही चारों एग्रीगेट सप्लाई में भी आते हैं, क्योंकि इन चारों से सप्लाई बन रही है। रेंट किसे दिया जाता है? रेंट दिया जाता है लैंड के लिए। इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल के लिए। वेजेस दी जाती है लेबर को। और प्रॉफिट जो इन सबको जोड़ता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर। ये हमने पढ़ा हुआ है, चार फैक्टर आपका हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन सब के ऊपर वो आउटपुट से जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए हमारा नेशनल इनकम कहो या एग्रीगेट सेविंग कहो, एग्रीगेट सप्लाई कहो, दोनों एक ही बात है। अब एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? एएस होता है इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इसे मतलब ये इनकम के भी इक्वल है। सिंपल सी बात है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। इनकम किसके इक्वल होती है? जितना पैसा आप उड़ा रहे हो और जितना आप पे पड़ा है, उन दोनों को जोड़ दोगे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी ना। इनकम का हिस्सा उड़ाते हो और इनकम का ही बचाते हो, दोनों फैक्टर को जोड़ दिया, दोनों कंपोनेंट, दोनों पार्ट को जोड़ दिया, वो आ जाएगी आपकी नेशनल इनकम। इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों हर जगह इक्वल है। इसका हम सिंपल भाषा में, इजी है इसका ग्राफ भी बहुत, इसका ग्राफ समझते हैं, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट तो गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इनमें छोटा छोटा पार्ट है। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि नेशनल इनकम। अब इसका ग्राफ समझने के लिए वही कॉन्सेप्ट है दोबारा। यहां पे हम मानेंगे इनकम, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि ग्राफ इजीली बन जाए। दोबारा से कंजम्पशन, अब यहां आएगा सेविंग। क्या बोल रहा हूं, जो एएस है ये इक्वल है किसके, यहां लिख लेता हूं, एएस इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है सी प्लस एस के। तो इसमें आई का कोई काम ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो हमने ऑटोनॉमस उस केस में ली थी, इसमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। कंजम्पशन आ गया, सेविंग आ गया, ये हमारे पास एस आ गया। दोबारा वैसे ही शुरू करेंगे, जीरो है इनकम, कंजम्पशन हमने कितनी ली थी? 40। अब समझना, जब हमारी इनकम है जीरो, कंजम्पशन कितनी है हमारी? 40, मतलब हम नेगेटिव में है, डिस सेविंग कर रहे हैं या डिस इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग कर रहे हैं। जब हमारी इनकम जीरो है, खर्चा 40 है, तो ऑटोमेटिकली सेविंग कितनी हो गई? -40 ना। आप उस बॉर्डर लाइन से नीचे आ गए हो, सेविंग तो ऊपर रह गई ना, +40 करना पड़ेगा 40 की सेविंग तक पहुंचने के लिए। समझ लो, ध्यान से समझना। मान लेते हैं सिंपल भाषा में एक लाइन है,
ये आपकी इनकम है 0। अब आप -40 का खर्चा कर रहे हो तो नीचे आ गए ना, सेविंग तो यहाँ थी, तो इसलिए अब जो सेविंग है वो यहाँ तक तो 0 थी, लेकिन यहाँ -40 हो गई, मतलब पैसे थे नहीं, खर्चा कर दिया, तो सेविंग्स नेगेटिव में चली गई। इसका मतलब क्या है, जो CS है C+S वो कितना हो गया 0। ठीक है, अब मान लेते हैं 100 हो गई, ये दोबारा 80 से बढ़ेगी 120। अब भी कंजम्पशन 20 ज्यादा है, इनकम 100 है, मतलब 20 रुपए फालतू खर्च रहे हैं। अब जो सेविंग रहेगी वो -20 की रह जाएगी, डिफरेंस 100। अब 200, अब यहां पे भी जी 200, अब 0, यहाँ पे भी 200। बड़ा आसान है, तो मैथ्स है बिल्कुल सिंपल वाली, जो 4th 5th में प्लस माइनस पड़ा है। इनकम 200 हो गई, हर बार 100 से बढ़ रही है, हर बार 80 से बढ़ रहा है, 80 से। इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गया, जितना पैसा कमा रहे हो उतना ही खर्च रहे हो, सेविंग 0 है, एएस इतना हो गया। अब इनकम बढ़ गई 100 से, ये बढ़ेगा दोबारा 80 से। क्यों? बताया था ना, कंजम्पशन में जो इंक्रीमेंट होता है प्रोपोर्शनेटली लेस होता है एज कंपेयर टू इंक्रीमेंट इन इनकम, क्योंकि कंज्यूमर सेविंग शुरू करता है एक लेवल के बाद, तो ये लेवल क्रॉस हो चुका है 0 के बाद। अब यहाँ पे हमारी सेविंग होगी 20 रुपए की, खुशियां मनाओ, 20 की सेविंग होने लग गई। बड़ी मुश्किल से सेविंग होती है भाई। C+S ये आएगा 300 का। बस अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें जो ये वाला पॉइंट है इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। ये आएगा इनकम एक्स एक्सिस पे, ये आएगा वाई पे आपका एएस, यहां पे लिख लो एएस, ये हो गया 0। अब ब्लू मार्कर से समझते हैं, दोबारा आसानी रहेगी। हमने पढ़ा, एक बात याद रखना, जो भी एएस की होती है ना, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ होता है हर बार, या नेशनल इनकम का, एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम है, हमेशा यूं होता है, एग्जैक्टली यूं स्ट्रेट लाइन। क्यों ये भी बताऊंगा, यहां लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो लिख रहा हूं एंगल 45 डिग्री, ये बहुत जरूरी है एग्रीगेट सप्लाई में 45 डिग्री मेंशन करना। अब आप पूछोगे ये ऐसा क्यों है, अब मैं आपको समझाऊंगा ये ऐसा क्यों है। देखो 0 इनकम थी, यहाँ पे हमारी इनकम 0 थी, हमारी जो कंजम्पशन है 40 थी, सेविंग -40 थी, एएस हो गया 0। हमने क्या पढ़ा, एएस एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है इनकम के, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब इनकम 0 है तो एएस भी यहीं पे 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये और ये इक्वल है, ये समझना। इनकम 100 थी, 120 -20 100, दोनों बढ़ेंगे प्रोपोर्शनेटली। मान लो यहां से इसका 100 है, यहां इसका 100 है, इनका बना है ये फैक्ट पॉइंट 200 200, ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है कि इक्वल बैठ रहे हैं, ये हमने नहीं मिटाए, क्योंकि ये फैक्ट है, एएस और नेशनल इनकम सेम होती है। 200 कंजम्पशन 200 की थी, सेविंग 0 की थी, 200। अगला मान लेते हैं पॉइंट ये था, यहां हुआ 200, इसमें भी यहां हो गया 200। अब समझ ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। अकॉर्डिंग टू कीन्स इकोनॉमिक एनालिसिस, कीन्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बादशाह हैं, जो जिन्होंने बहुत थ्योरीज दी हैं, उनके हिसाब से ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमेशा होगी 45 डिग्री की, और इस लाइन का स्लोप होगा 1। ये पूछा जाता है पेपरों में, हॉर्स में भी दी है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी दी है, प्री बोर्ड में भी टीचर देता है, सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन। तभी आपको बोला था 45 डिग्री लिखना यहां जरूरी है, ताकि याद रहे ये लाइन 45 डिग्री की है, और ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 90 को बाइसेक्ट कर रही है ये, और 1 का स्लोप है। ऐसा क्यों हमने पढ़ लिया, क्योंकि इस लाइन पे जितने पॉइंट है, ये अनलिमिटेड इनफाइनाइट पॉइंट इस लाइन पे, उस हर पॉइंट पे इनकम इक्वल होगी हमारी एएस की, मतलब एट ऑल पॉइंट इस लाइन पे हर पॉइंट पे वाई इक्वल होगा एएस की। इसलिए ही ये दोनों लाइन, मतलब वाई की भी इनकम की जो लाइन है ये वाली, और जो एएस का ग्राफ है ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। आप सोच रहे हो ना एक लाइन है ये दो ही, इसके नीचे भी एक लाइन है, वो लाइन क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि जो दोनों है वो सेम है, दोनों के पॉइंट सेम है, तो इसलिए एक ही लाइन जा रही है जो वाई की भी है और एएस की भी है। तो दोबारा ये बोल रहा हूं, कीन्स इकोनॉमिक एनालिसिस के मुताबिक आपको ऐसे ही लिखना है, ये सिग्निफिकेंस है कि लाइन 45 डिग्री की है, इस पे
इस लाइन के हर पॉइंट पे जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मनी वैल्यू में, और जो हमारी इनकम है वो इक्वल है, इसलिए हमने एक ही लाइन बनाई है, दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है और 90 डिग्री को बाइसेक्ट करके 45 डिग्री का एंगल बना रही है और इसका स्लोप 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको याद से लिख लेना, एक बार इसकी पिक ले लो या नोटबुक में कॉपी साथ के साथ कर लो। मैं इधर आ जाता हूं ताकि ये ब्लर ना हो, बस वीडियो पॉज कर लो और एक बार इसको नोटबुक में साथ साथ नोट डाउन कर लो। तो अब तक आप सबने नोट कर लिया होगा। अब पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन। आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ी देर में रैप अप करते हैं, फिर बाकी पढ़ेंगे पार्ट 2 में, नहीं तो आप सब भी बोर हो जाओगे और समझ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इतना देखोगे और इतने को दोबारा पढ़ोगे, एक दो बार समझ आ जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन पूरे लिख लेते हैं, बच्चों को फिर बाद में कंफ्यूजन रह जाती है, पेपर में शॉर्ट फॉर्म तो अलाउड ही नहीं है ना। कंजम्पशन फंक्शन मतलब C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। वाई मतलब इनकम, C मतलब कंजम्पशन, F मतलब फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम एट गिवन लेवल ऑफ पॉइंट, या इनकम मतलब कह लो। इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन में क्या फर्क है? कंजम्पशन होती है जो कि हम लोग खर्चा कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर गुड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे। पर फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में हम ये चीज पढ़ते हैं कि एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है उसके हिसाब से हमारा कंजम्पशन में क्या फर्क आता है। इस रिलेशनशिप को पढ़ने को ही हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन में हम एक्सपेंडिचर में एक पॉइंट पे पढ़ा था, पर यहां हम अलग अलग लेवल पे समझेंगे क्या होता है। सिंपल सी है, इसकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती कभी कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, बट आपको डिटेल में पूछा जाता है इसके अंदर क्या होता है वो देख लो। हम मान लेते हैं इसमें भी ग्राफ ही बनेगा एक, इसमें सिर्फ 2 चीजों का बनेगा, क्योंकि हम इसमें इनकम और कंजम्पशन के बारे में समझ रहे हैं। इनकम ये हो गया, कंजम्पशन, बस सिंपल सा है, बहुत आसान है। हर जगह फिगर्स वही लेना, आसानी रहेगी। वही 0 से शुरू किया, 40 ऑटोनॉमस, 100 हुई, 80 से बड़ी 120, 200 हुई, 80 से बड़ी जी, फिर 200 हुई, 300 हुई, 280 हुई, बस 400 हुई, ऐसे बढ़ता रहेगा। ये हो जाएगी 80 से बढ़ेगी 360। ये तो आपको समझ आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं, बार बार वही डेटा है। इसका समझते हैं ग्राफ फंक्शनल रिलेशनशिप का। ये वही है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, यहां पे हो गई इनकम इन रुपीज, बार बार बोल रहा हूं रुपी लिखना, मैं भूल भी जाऊं आपने नहीं भूलना। यहां पे आ जाएगा कंजम्पशन। अब समझते हैं कैसे बनता है इसका ग्राफ। हमने पढ़ा है इनकम का ग्राफ कैसा होता है, अभी पीछे पढ़ा है एएस में, इनकम, नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है। इक्वल होता है, क्या पढ़ा था? ओरिजिन से जाएगा 45 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनकम और एएस इक्वल होता है हर उस पॉइंट में लाइन के। तो मान लेते हैं 45 डिग्री पे जो गया है ये है हमारा इनकम, मतलब जो वाई है उसका पॉइंट है, उसकी ग्राफ है, लाइन है। ये हो गया हमारा इनकम का, ये हुआ है ओरिजिन से शुरू। कंजम्पशन हमने पहले भी पढ़ा था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 40, क्यों? बेसिक नेसेसिटी है, इनकम 0 तो भी करनी पड़ेगी। तो कंजम्पशन का ग्राफ कभी भी 0 से शुरू नहीं होगा, हमेशा ऊपर से होगा। यानी कि मान लेते हैं 40 यहां है, ये गया कंजम्पशन का ग्राफ। ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये रखता है बहुत महत्व। इसको नाम दे देते हैं ई। ज्यादातर हम ग्राफ में पॉइंट में यहाँ पे इंटरसेक्शन में ई नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम से कनेक्ट कर पाते हैं। खैर इक्विलिब्रियम का कोई रोल नहीं है। ये हो गया ई। यहां समझने वाली बात क्या है, इस ग्राफ में रिलेशनशिप क्या है इसमें वो समझते हैं। हमारी इनकम जब 0 थी, हमारी कंजम्पशन 40 थी, मतलब ये है हमारी कंजम्पशन, ये है हमारी इनकम। क्या पढ़ा था? जब कंजम्पशन ज्यादा हो, इनकम 0, तो कैसे पूरी होती है? यहां लिख दो डिस सेविंग,
बुक में लिखा हुआ है, ये पूरा पोर्शन यानी कि ये वाला, ये जितना है, ये वाला जितना आपको दिख रहा है डार्क में, ये सारा डिस सेविंग में आता है। मतलब जो पास्ट सेविंग से हम यूज कर रहे हैं वो सारा आता है डिस सेविंग में। ये हो गया डिस सेविंग। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन मतलब जहां सब कुछ बदल गया, ब्रेक इवन पॉइंट। लाइन मिट गई, गाना है ना, सब कुछ बदल गया मेरा, बस ग्राफ में यहीं पे सब बदल जाता है। इनकम ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ई पॉइंट, उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे हमारी कंजम्पशन इक्वल हो जाती है इनकम के। ये वाला पॉइंट, ये वाला वही पॉइंट है जो ई के नाम से डिनोट कर रखा है, वहां पे जहां कंजम्पशन और हमारी इनकम इक्वल हो जाती है। मतलब इस पॉइंट में हमारी सेविंग जीरो होती है। इस पॉइंट में सेविंग्स लिख लो, यहां सेविंग जीरो होती है। खैर हम सेविंग कर्व में पढ़ेंगे, सेविंग जीरो। और अब ये कंजम्पशन की है, इस पॉइंट के बाद हमारी इनकम बढ़ गई, कंजम्पशन कम है, मतलब अब हमारी सेविंग हो रही है। समझ रहे हो? 300 कमा रहे हैं, 280 खर्च रहे हैं, 20 रुपए का मुनाफा है, मतलब सेविंग है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके आगे का सारा हिस्सा सेविंग्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही लिखा है बस कि जो कंजम्पशन का ग्राफ है हमेशा यहां से शुरू होगा। कहां से? यहां से, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ये वाला अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एएस हमने पढ़ा था 45 डिग्री लाइन होती है। ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट हम डिस सेविंग करेंगे, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट हम सेविंग करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट पे जब हमारी कंजम्पशन इनकम इक्वल है वहां पे सेविंग हमारी जीरो होगी। इतना सिंपल सा था ये कंजम्पशन का फंक्शन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में साथ के साथ बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेविंग फंक्शन, इसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। कंजम्पशन फंक्शन को ना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब विलिंगनेस टू कंज्यूम। चाह, कितनी चाह है हमारी, कितनी विलिंगनेस है, विलिंगनेस टू कंज्यूम। इसके बाद इसी टॉपिक में हमारे पास दो रेशियोज आती हैं, एपीसी और एनपीसी। उनके बुक में ग्राफ दिए पर वो पूछे नहीं जाते, इतने जरूरी नहीं है इस ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बस देख लेना एक बार अच्छे से, फिर भी पता होना चाहिए। एपीसी, एपीसी मतलब बताता हूं, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होता है एपीसी। मतलब ये रेशियो होता है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इनकम थी 100 करोड़, एपीसी हमको दिया हुआ है 0.7%, मतलब 70% मान लेते हैं, तो हमारी जो कंजम्पशन है वो 70 करोड़ हो गई। तो ये जो रेशियो है कि 100 करोड़ में से हमने 70 करोड़ खर्चा कंज्यूम किया, उसे ही बस एपीसी बोलते हैं। उन दोनों को रेशियो में लिखना एपीसी होता है। फॉर एग्जांपल वही 100 करोड़ आपकी ये थी, 70% इसका आपने खर्च दिया, मतलब 70 करोड़, तो आपका जो एपीसी हो गया वो हो गया 7:10। समझ गए? इसके बारे में जो चीजें समझने वाली हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, हमने पढ़ा एपीसी इक्वल है, या एपीसी लिख लो रेशियो की जगह, ये रेशियो होती है, यहां लिख लो एपीसी। जो एपीसी है वो इक्वल है कंजम्पशन अपॉन में इनकम के। अब समझने वाली बात क्या है, एपीसी कभी भी जीरो हो सकता है? सोचो एक बार, कंजम्पशन अपॉन में इनकम, इट कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। कारण हमने पढ़ा है कंजम्पशन चाहे इनकम हो ना हो पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन जरूर होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी कंजम्पशन है वो जीरो कभी नहीं हो सकती। कैसे? अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारा, अब कैसे मान लो, जैसे यहाँ पे कंजम्पशन आप मान लेते हो जीरो ले लेते हो, पर हमने पढ़ा है ऑटोनॉमस में, मतलब जो हमने पढ़ा था सी बार, सी बार में जो कंजम्पशन है वो ऑटोनॉमस है, तो ये हमको लेनी ही पड़ेगी। तो इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो।
ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसके बाद एपीसी में जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। ठीक है जी, जीरो तो हो नहीं सकता। क्या ग्रेटर देन वन हो सकता है या वन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंजम्पशन और इनकम जब इक्वल होंगे, इक्वल टू वन हो जाएगा। हमने पहले क्या पढ़ा था, कंजम्पशन ज्यादा भी होती है इनकम से ऑटोनॉमस के केस में, तब ये ग्रेटर देन वन भी था, मतलब ये वन से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये इनफाइनाइट हो सकता है, और लेकिन ये जीरो कभी नहीं हो सकता। एक चीज और याद रखना, एपीसी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी डिक्रीज होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है एक स्टेज के बाद कंजम्पशन में जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है वो कम होता जाता है और सेविंग बढ़ती है, तो एपीसी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ये 3-4 पॉइंट आपकी बुक में जो इसके बारे में लिखे हैं उन्हें पढ़ना जरूर। इसके बाद जो हमारा अगला आता है पार्ट, इसी के अंदर अगली रेशियो जो आती है उसे बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेम वही रेशियो है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें जो समझने वाला है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये कैसे होता है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कंजम्पशन, मतलब हमारी कंजम्पशन में कितना चेंज आया ओल्ड वर्सेस न्यू में, अपॉन में डेल्टा चेंज इन इनकम। इनकम और कंजम्पशन में कितना फर्क आया, मतलब हमारी जो इनकम बढ़ी है उसकी वजह से, इनकम इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन में जो भी चेंज आया है वो हम नापते हैं रेशियो में एमपीसी के अंडर। मतलब पुरानी जो इतनी कंजम्पशन थी अब जितनी नहीं है, उन दोनों का जो डिफरेंस है न्यू माइनस ओल्ड वो आता है कंजम्पशन डेल्टा में। इसमें समझने वाली क्या बात है, जो एमपीसी है क्या वो वन हो सकता है या मोर देन वन हो सकता है या जीरो हो सकता है? जीरो हो सकता है। हमारी इनकम बढ़ी पर हमने खर्चा कुछ भी नहीं करा, कंजम्पशन अभी उतनी रखी क्योंकि और कुछ खर्चा था ही नहीं, तो इस केस में ये जीरो होगा। वन वन कब होगा, जब कंजम्पशन भी इक्वल है इनकम भी इक्वल है, जितना चेंज इनकम में आया उतना ही चेंज कंजम्पशन में आया, तो ये वन होगा। लेकिन ये ग्रेटर देन वन हो सकता है कि नहीं, सोचने वाली बात ही है, नहीं हो सकता। कारण क्योंकि हमारी इनकम जितनी बड़ी है उससे ज्यादा रेशियो से थोड़ी कंजम्पशन बढ़ सकती है, उतने में ही तो बढ़ाओगे, तो ये ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है, लेस देन वन रहेगा, लेकिन ग्रेटर देन वन नहीं होगा। वन भी हो जाएगा पर ग्रेटर देन वन नहीं होगा। अब इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है, एमपीसी ऑफ डेवलपिंग नेशन हमेशा ज्यादा होती है। कारण इंडिया है, पाकिस्तान है, डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे अभी खर्चे बहुत है, हमारी जैसी थोड़ी सी भी इनकम बढ़ती है ना हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अपनी बेसिक नेसेसिटीज या फिर डेवलपमेंट पूरी करनी है कंट्री में, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज का एमपीसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। इसके बाद एक पॉइंट और होता है, जो पुअर लोग होते हैं उनका एमपीसी ज्यादा होता है, क्योंकि रीजन सेम है एज कंपेयर टू रिच पीपल, क्योंकि रिच पीपल अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा बहुत अपग्रेड करने के लिए खर्चा कम करते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल होता है उसे अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी होती है, तो जैसी उसकी थोड़ी सी भी इनकम बढ़ती है वो उसका मेजर पोर्शन खर्च करता है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये आता है एमपीसी के अंदर। हमारा प्रोपेंसिटी कंजम्पशन में जो आती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है सेविंग फंक्शन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फॉर्मूले का, उसके बाद पढ़ते हैं आगे सेविंग फंक्शन के अंदर क्या आता है। अब तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख भी लिया होगा। अब चलते हैं इससे अगले टॉपिक पे जो कि है सेविंग फंक्शन। सेम इसी की तरह बस थोड़ा सा फर्क है। सेविंग्स फंक्शन मतलब वही होगा एस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई मतलब सेविंग वाई इनकम फंक्शनल रिलेशनशिप। इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम में चेंजेस आते हैं उसके प्रोपोर्शनेटली हमारी सेविंग में क्या बदलाव आते हैं, इस रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन के अंदर। सबसे पहले वही टेबल बनाएंगे, मतलब कि इसका स्केड्यूल, उसके बाद इसका ग्राफ।
सबसे पहला सेविंग क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, कंजम्पशन प्लस सेविंग हमारी इनकम होती है, तो मतलब सेविंग हो जाएगा हमारा इनकम में से कंजम्पशन माइनस करना, या फिर इसको आई मत लिखो इनकम, फिर आप इन्वेस्टमेंट समझोगे। इसको मान लेते हैं y माइनस सी, इनकम में से कंजम्पशन चली गई तो सेविंग बचेगी। सबसे पहला कॉलम आएगा यहाँ पे इनकम, इनकम, उसके बाद अगला आएगा कंजम्पशन। थोड़ा मार्कर लाइट हो गया है, मैम वो मार्कर देना। सॉरी नहीं, एक्चुअली आज स्टाफ भी नहीं है, छुट्टी पे, रात हो चुकी है, 12:05 हो गए हैं। इनकम, इसके बाद जो आएगा कंजम्पशन, इनकम कंजम्पशन, ये आएगी सेविंग। दोबारा नीचे शुरू करेंगे, 0, 40 माइनस 40। सबको समझ आ रहा होगा अभी कैसे हो रहा है, 0 इनकम थी, कंजम्पशन 40 हुई, माइनस 40। 100 से बड़ी ये 80 से बढ़ेगी 120 माइनस 20, 200 इंक्रीज बाई 80 दैट विल बी 200, इट विल बी 0। यहां तक हमारी एक स्टेज क्लियर होती है, यह हमारी दूसरी क्लियर होती है, ये अलग अलग स्टेज हो गई। ये 280, यहाँ सेविंग हो गई 20, इसके आगे अब सेविंग बढ़ती रहेगी। इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ 2 मिनट। ये इसका बनेगा ग्राफ, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, नीचे ये हो गई वाई, वहीं एक्स के नीचे लिखेंगे इनकम, दोबारा से इनकम इन रुपीस, यहां पे हमारा लिखा जाएगा सेविंग्स। आपको शायद नीचे का ज्यादा विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं इस एक्स एक्सिस को ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, ये क्योंकि इसमें हमारा नेगेटिव भी जाएगा। ये हो गई एक्स, ये इनकम हो गई, ये नीचे जा रही है कंजम्पशन का। हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमारी सेविंग माइनस 40 है, तो जो हमारा सेविंग कर्व है ना वो नीचे से शुरू होगा, मतलब कि कुछ इस प्रकार जाएगा। ये वाला पॉइंट दोबारा वही बताऊंगा, ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर देता हूं। ये जो पॉइंट है ये होगा ब्रेक इवन, ये ओ है मान लेते हैं, ये एस है, ये जो है ना ये होगा माइनस सी बार। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे जो सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उसी की वजह से तो ये माइनस में है। तो जितना अमाउंट से, जितने मैग्नीट्यूड से जो कंजम्पशन था ऑटोनॉमस, वो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा था, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, उसी मैग्नीट्यूड से ये नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाएगा वाई एक्सिस पे, यानी कि जितना ही ऊपर था उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीचे है, तभी ये माइनस 40 से शुरू हो रहा है। फिर अगले में हमारा माइनस 20 हुआ, तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहां बना, ये हुआ 0, ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जैसे पिछले केस में था। यहां पे क्या है, सेविंग 0 है, मतलब यहां पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, लेकिन इस केस के बाद हमारी सेविंग इंक्रीज होने लग गई, यानी कि कंजम्पशन कम है एज कंपेयर टू इनकम, क्योंकि हमने पढ़ा है जो कंजम्पशन है उसमें जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा वो बढ़ेगा, पर लेस देन एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनकम। मतलब जिस रेशियो से इनकम बढ़ेगी, हमने पढ़ा क्योंकि एक स्टेज के बाद हर कंज्यूमर सेव करना शुरू करता है, तो इसी स्टेज के बाद यहां से हमारी कंजम्पशन कम रहने लगी, सेविंग बढ़ने लगी, तो यहाँ पे हमारी सेविंग बढ़ जाएगी। इतना सिंपल सही था हमारा सेविंग का। ये इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या लिखो, मैं आपको बता भी देता हूँ। वो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिखना है कि ये y माइनस सी हो गया, ये हमारा नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो नेगेटिव है, इसी के कारण ये हमारा नेगेटिव से शुरू हो रहा है। ब्रेक इवन पे हमारा सेविंग 0 है, ब्रेक इवन के बाद यानी कि आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट हमारी सेविंग इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है एक स्टेज के बाद कंज्यूमर कंजम्पशन कम करता है और सेविंग शुरू करता है। ये था सेविंग फंक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद सेम इसी में भी वही 2 प्रोपेंसिटी आती हैं, वो पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद का चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में, पार्ट 2 में, नहीं तो लेंथी हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। इसकी भी प्रोपेंसिटी आती है 2,
इसमें आता है सबसे पहला एपीएस, यानी कि रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। मतलब हमारी इनकम 100 करोड़ है, 70 हमने पिछली बार खर्चा था तो 30 सेविंग होगी, तो 30% हमारा एपीएस हो गया, यानी कि मान लेते हैं ये हो गया 30 अपॉन में 100, तो ये हो गया 3/10, दैट इज 0.3, ये हो जाएगा 0.3। अब समझने वाली बात ये है, क्या एपीएस 1 हो सकता है? क्या हमारी सेविंग इनकम इक्वल हो सकती है? एपीएस कैन नेवर बी 1। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन हमेशा होगी, ऑटोनॉमस हो, कैसी भी हो। ऐसा थोड़ी सकता कोई खर्चा बिल्कुल बंद हो जाए और सब पैसा बचा लो। तो एपीएस कैन नेवर बी 1, ये याद रखना, कैन नेवर बी 1। जबकि एपीसी हो रहा था, कैन नेवर बी 1। क्या 0 हो सकता है? हाँ, 0 हो सकता है। हमने पढ़ा है ब्रेक इवन पे सेविंग 0 होती है एज कंपेयर टू हमारी इनकम। लेस देन 1 हो सकता है? जी हाँ, लेस देन 1 हो सकता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन के केस में जब हमारी इनकम 0 है, हमने पढ़ा है ना, डिस सेविंग कर रहे हैं -40 की, वहां पे होगा ये लेस देन 1। यही इसके पॉइंट है। और इसके साथ साथ हमने वही पढ़ा है, जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा ये भी प्रोपोर्शनेटली इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। ये 2-3 पॉइंट थे एपीएस के अंदर। फिर आता है इसी का एमपीएस, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसमें आता है डेल्टा चेंज इन सेविंग अपॉन में डेल्टा चेंज इन इनकम। मतलब इनकम जितनी चेंज हुई उसके कारण सेविंग में कितना चेंज आया। इसमें भी हम दोबारा वही पढ़ेंगे, क्या एमपीएस 1 आ सकता है? मतलब जितना हमने सेविंग बढ़ी उतनी सेविंग, मतलब इनकम बढ़ी उतनी सेविंग बढ़ा दें? ऐसा नहीं हो सकता, हम सारा पैसा तो बचा ही नहीं सकते ना। तो एमपीएस 1 नहीं हो सकता, पर बिलो 1 होगा। मान लेते हैं हमारी ये 100 बढ़ी, हमने जो सेविंग बढ़ाई 20% से बढ़ा दी, तो हमारा ये 0 से ग्रेटर होगा। मान लेते हैं, क्या ये 0 हो सकता है? हाँ, ये 0 भी हो सकता है। अब हम जो इनके बीच में एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन इन द सेंस इन दोनों से एक फॉर्मूला डिराइव होगा जो आगे काम आएगा। सेविंग फंक्शन और उसकी डेरिवेशन ऊपर लिखी लो, डेरिवेशन होंगी। मतलब हम पढ़ेंगे अब क्या होता है इनका मतलब। एक बात याद रखना, जो हमारा स्लोप है, चाहे एमपीसी हो या एमपीएस हो, इनका स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसी हमारी इनकम बढ़ती है ये दोनों भी बढ़ते हैं, लेकिन एक लिमिटेड रेशियो से। हमने क्या पढ़ा है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस है। इनकम हमारी किसके इक्वल है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के। जनरल फॉर्मूला है जिसमें हमारी कंजम्पशन भी आ गई, सेविंग भी आ गई, इनकम भी आ गई। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तीनों को बाय y, तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू सी बाय वाई एपीसी, एस बाय वाई एपीएस। तो याद रखना है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, स्टार लगा लेना। ये है पहला फॉर्मूला। दोबारा मान लेते हैं अगला फॉर्मूला एमपीसी के लिए, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। हमने तीनों में डेल्टा लगाया ना, तो ये सेम यूनिट पे है तीनों, मतलब चेंज की बात कर रहे हैं अब हम इनको डिवाइड करेंगे बाय डेल्टा वाई, दोबारा डेल्टा वाई, दोबारा डेल्टा वाई। अब 1 इज इक्वल टू एम पी सी प्लस एम पी एस। मतलब एम पी सी प्लस एम पी एस का जो सम आएगा वो दोबारा से 1 होगा। तो ये दो फॉर्मूले, ये वाला और ये वाला, इन्हें कॉपी में लिख लो और इन्हें याद कर लो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद का जो चैप्टर है जिसमें हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में और पढ़ेंगे, मतलब कैसे इक्वेशन बनती है, या इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है, एम्प्लॉयमेंट, ये 3-4 टॉपिक अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, ये सारे हमने टॉपिक इस पार्ट में कवर कर लिए। बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछो, खुल के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इकोनॉमिक्स वर्ल्ड 001, उसे जाके जरूर सब्सक्राइब फॉलो करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, आगे वीडियोस बनाता रहूं और आपको भी लेटेस्ट अपडेट मिल सके नई वीडियो के। उम्मीद करता हूं सब समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नए पार्ट में इसी वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।